राम राम मित्रों। मात्र 92 लाख की आबादी वाला देश इज़राइल 57 देशों के लगभग 170 करोड़ आबादी को ललकार रहा है। और हम हिंदुस्तानी आज भी अनेक प्रकार के विवादों में फंसे हैं, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, नस्ल के नाम पे। लेटेस्ट प्रवचन विवाद आपने सुना होगा, किसी यादव जी ने प्रवचन दे दिया, राम कथा कह दी उन्होंने, तो ब्राह्मणों को नागवार गुजरा और उन्होंने उनकी पिटाई कर दी, उनका सर मुंडन करा दिया सार्वजनिक रूप से। मैं यहाँ यादव जी के प्रवचन का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं पंडित जी लोगों के, ब्राह्मण लोगों के, उनके विरुद्ध जो कार्रवाई की गई है, जो उन्हें अपमानित किया गया है सरेआम, जो उनका सर मुंडन किया गया है, जो उनके साथ यादव जी के साथ मारपीट की गई है, उसका भी समर्थन नहीं कर रहा हूँ, मैं उसका भी विरोध कर रहा हूँ। ठीक है, यादव जी का प्रवचन का एक अंश मैंने सुना, तो निश्चित रूप से प्रवचन ज्ञानी लोगों को ही देना चाहिए। प्रवचन का अधिकार सिर्फ उन्हें ही होना चाहिए जिन्हें संपूर्ण ज्ञान हो, न कि ऐसे अल्प ज्ञानियों को। तमाम ऐसे ब्राह्मण भी हैं जो अल्प ज्ञानी हैं, मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं। बाबा बागेश्वर को ले लीजिए, हनुमान जी से डायरेक्ट टेलीफोन पे बात करते हैं। व्हाट इज दिस? और इस यादव जी ने प्रवचन में कह दिया कि जब हनुमान सीता जी का पता लगाने लंका गए थे तो वो कुत्तों की तरह लंका में भटक रहे थे। संभवतः इसी बात से आघात पहुंचा है ब्राह्मणों को, और उन्हें इस बात से आघात नहीं पहुंचता है कि कोई सरासर झूठ बोल रहा है। तो कह रहा है कि उसकी लगातार जो हनुमान जी से कांटेक्ट है, माय गुडनेस। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इन सब का विरोध होना चाहिए। मैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात कर रहा हूँ, मैं जातिवाद का घोर विरोधी हूँ। मेरा कतई ये विश्वास है कि जन्म से कोई श्रेष्ठ नहीं होता है। प्रकृति ने ऐसा कोई विधान नहीं बनाया है कि किसी जाति विशेष के निर्माण का कोई अलग तरीका हो और किसी जाति विशेष के निर्माण का कोई अलग तरीका हो। ऐसा कतई नहीं है, ये विज्ञान ने प्रमाणित कर दिया है। अगर आपके पास जरा सी लेस मात्र भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो तो आप भी इसे कतई नहीं स्वीकार कर सकते हैं कि कोई जन्म से श्रेष्ठ होता होगा। कतई कोई जन्म से श्रेष्ठ नहीं होता। बायोलॉजिकली वी आर सिमिलर, सब कुछ यही हम हासिल करते हैं। हाँ, कुछ चीज़ें बुद्धिवाद कहता है, कुछ चीज़ें हम सीख के आते हैं जेनेटिक्स द्वारा। उस जेनेटिक्स का बदलाव भी सदियों के प्रयास का कारण है। आप यूँ कहिए कि आपकी 4-5 पीढ़ियों को लगातार अगर पढ़ने लिखने का अवसर न दिया जाए, उन्हें सुव्यवस्थित बनने का अवसर न दिया जाए, उन्हें ज्ञान विज्ञान सीखने का अवसर न दिया जाए, तो वो भी ऐसे निपट गंवार हो जाएंगी जैसे कि आज की एक बड़ी आबादी आज भी इस देश में पड़ी हुई है। दुर्भाग्य है कि आज़ादी के 75, 77, 78 साल बाद भी देश की एक बड़ी आबादी है जो वास्तविक ज्ञान से पूर्णतः वंचित है। तो मैं यही कहूँगा कि जातिवाद का विरोध होना चाहिए। इस जातिवाद ने इस देश को बहुत नुकसान पहुँचाया है। अगर पिछले 2-3 दशक की अब राजनीति को देखें तो इस जातिवाद के नाम पर होने वाले राजनीति ने भारत का बहुत नुकसान किया है, बहुत ही नुकसान किया, और सदियों से कर रही है। मैं ये सिर्फ ये 30-40 साल की राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि जातिवाद की जहाँ से शुरुआत हुई है, जिन लोगों ने शुरुआत करी है, मैं उन दुष्टों की निंदा करता हूँ। वो दुष्ट ही रहे होंगे और व्यक्तिगत लालच और लाभ के मोह में, पुत्र मोह में उन्होंने जातिवाद का शुभारंभ किया होगा। ऐतिहासिक रूप से माना जाता है कि उत्तर वैदिक काल से इस ढंग की चीज़ें प्रचलन में आनी शुरू हुई, और आज की 21वीं सदी में जब विज्ञान ने साबित कर दिया है कि ये धर्म झूठे हैं, ये जातियाँ झूठी हैं, ये सारी ढेर सारी परंपराएं जो हम लेके जीवित हैं, चाहे किसी धर्म की बात हो, किसी नस्ल की बात हो, ये सब झूठे हैं। विज्ञान ने साबित कर दिया है। लगभग उसके बाद भी इस 21वीं सदी के भारत में अगर ऐसी घटनाएं, ऐसे विवाद हो रहे हैं तो ये निश्चित रूप से चिंता का विषय होना चाहिए। हमें दुनिया की तरफ देखना चाहिए। आज दुनिया एक बड़े संकट के दौर से गुजर रही है।
अगर आप इज़राइल और ईरान के वार को देखे होंगे, आपने भारत पाकिस्तान में एक छोटा सा युद्ध हुआ उसको देखे होंगे, रूस यूक्रेन के वार को आपने देखा होगा, इज़राइल का हमास पर आक्रमण आपको देखा होगा, हमास के आतंकियों द्वारा इज़राइल में घुस के 1200 निर्दोषों की हत्या को देखा होगा। तो बड़ी विकट स्थिति से हमारी दुनिया गुजर रही है। ऐसे में ये स्पष्ट प्रतीत हो रहा है। मैंने इज़राइल की बात करी ना कि 92 लाख की आबादी वाला इज़राइल 57 देशों को चैलेंज कर रहा है। 170-80 करोड़ से अधिक मुसलमान हैं इस देश में, खुला चैलेंज कर रहा है। इज़राइल के भी एक नेता ने कहा कि अगला नंबर पाकिस्तान का, उसे जो परमाणु बम नहीं रखने देंगे। इज़राइल के प्रधानमंत्री का कहना है कि दिस वार इज़ फॉर आवर वेरी एग्जिस्टेंस, यानी अस्तित्व की लड़ाई है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो इन्हें रोक के नहीं रखेंगे तो ये मिटा देंगे, उनके अस्तित्व को मिटा देंगे। ये सच भी है। अगर मुसलमानों को खुली छूट दे दी जाए तो वो इज़राइल के एक एक नागरिकों को जघन्य तरीके से मार डालेंगे। ये सच है। इज़राइल इसे जानता है, इसलिए वो कतई नहीं चाहता कि किसी इस्लामिक देश के पास परमाणु बम रहे। और मैं इस मत को लेकर मैं इज़राइल का समर्थन करता हूँ। नहीं होना चाहिए, ऐसे लोगों के पास इस ढंग के हथियार नहीं होने चाहिए जो धर्म के नाम पे किसी को भी हथियार दे दे। यानी इज़राइल का यही कहना है कि ईरान अगर एटम बम बनाता है तो वो एटम बम आतंकियों के हाथ में जा सकता है। और ये सत्य है, ये प्रमाणिक सत्य है कि इज़राइल के विरुद्ध जितने आतंकी संगठन है, जितने भी प्रॉक्सी वार है हमास द्वारा, हिजबुल्लाह द्वारा, ये सब ईरान द्वारा प्रायोजित हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस्लाम को, ईरान को सबक सिखाना इज़राइल के लिए ज़रूरी था, उसने सिखाया, शायद आगे और सिखाएगा। ये जो युद्ध विराम हुआ ये कब तक चलेगा आई डोंट नो, ये लंबा नहीं चलने वाला है। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में, इस कथा विवाद के परिप्रेक्ष्य में यही कहना चाहूँगा कि ये कब हम इस मूर्खतापूर्ण विवादों से ऊपर उठेंगे। आज देश की सामाजिक संरचना, राजनीतिक संरचना, धार्मिक संरचना सब इस कदर बिगड़ती जा रही है कि मुझे तो समझ में नहीं आता है कि किस दावे के साथ हमारे नेता कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनने वाले हैं। माय गुडनेस, क्या सिखाओगे दुनिया को? यही जातिवाद सिखाओगे? धर्म और नस्ल के नाम पे कतना मरना सिखाओगे? क्या सिखाओगे दुनिया को? कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन सा विज्ञान सीख रहे हो तुम? किस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हो? कुछ खरीदे हुए हथियार, बाहर की आयातित टेक्नोलॉजी लेके कहाँ तक जाओगे? तो मैं यही कहूँगा देशवासियों को, मेरा यही संदेश है कि विज्ञान के नज़रिए से दुनिया को देखिए, विज्ञान के नज़रिए से जीना शुरू करिए, सीखिए, अन्यथा इस रेस में इतना पिछड़ जाएंगे। सोचिए, इज़राइल 92 लाख आबादी, आपके पास 140 करोड़ आबादी, माय गुडनेस। और विज्ञान और टेक्नोलॉजी के मामले में आप इज़राइल के कहाँ हैं, आपको एहसास भी नहीं होगा। जब वो 57 देशों को चैलेंज कर सकता है तो आपको भी चैलेंज कर सकता है। ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे कहा। कहने का तात्पर्य यह है कि धर्म और जाति और नस्ल के नाम पे हम इस कदर उलझे हैं। यही वजह है कि हम विज्ञान के क्षेत्र में लगातार पिछड़ते जा रहे हैं। हमने एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था बना दी है जो आप कह सकते हैं कि धर्म जाति में उलझी हुई है। उसका ऐसा कोई विजन ही नहीं है कि देश में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करा जाए। और ऐसी हूरें होंगी कि अगर वो गाना गाएंगे तो मुर्दे जिंदा हो जाएंगे। वो ऐसे हूरें होंगी कि अगर वो समंदर में थूक देंगे तो पानी मीठा हो जाएगा। वो जब गाना गाएंगी तो जन्नत के पेड़ और पत्ते उनके साथ गाना गाकर तुमको सुनाएंगे। तुम क्या वो? तो जागो, सब लोग जागो, अन्यथा आने वाला दशक बेहद कठिन दौर होगा दुनिया के लिए। और ये दुनिया तीसरा विश्व युद्ध करेगी ज़रूर। और इस स्थिति में आप भारत को सुरक्षित कर पाने में कितने सक्षम हैं और कितने सक्षम रह पाएंगे, ये सोचने की ज़रूरत है। तो ये प्रवचन जैसे घटिया विवादों से ऊपर उठिए, विज्ञान को अपनाइए, विज्ञान के नज़रिए से दुनिया को देखिए और अपनी ज़िंदगी को
विज्ञान के नज़रिए से आप जीवन अपना बिताइए, फिर देखिए कितना आमूलचूल परिवर्तन आता है आप में। थैंक यू, नमस्कार।